एक बहुत ही आलीशान और बड़ा कमरा था, राष्ट्रपति स्वीट। कमरे में हर तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे। बिस्तर भी पूरी तरह बिखरा हुआ था। लगता था जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। कमरे में गहरी खामोशी थी, बस बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। बिस्तर पर एक लड़की चुपचाप लेटी थी। उसका नाम था लुओ किंगयून। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी। वह बहुत डरी हुई थी और रजाई के अंदर उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। वह चादर को कसकर पकड़ रही थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। वहां से एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। उसके शरीर से नहाने वाले जेल की खुशबू आ रही थी। उसने लुओ की तरफ देखा तक नहीं। वह झुका और जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाने लगा। फिर आईने के सामने जाकर एक एक करके कपड़े पहनने लगा। लुओ ने धीमे से उसे आवाज दी, मिस्टर। उस आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हल्की सी आवाज में बोला, हाँ। लुओ ने डरते हुए कहा, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। मेरे भाई की दवा का खर्च बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत डरा हुआ हो। उसकी आंखें नीचे झुकी थी और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उस आदमी ने एक पल के लिए रुककर उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, ठीक है। फिर उसने जल्दी से अपना कोट पहना और बोला, गोली ले लो। ये सुनकर लुओ ने बगल में रखी मेज की तरफ देखा, जहां एक गर्भनिरोधक गोली रखी थी। वो ये सब पहले भी झेल चुकी थी। हर बार वो दवाई बिना कहे ले लेती थी, पर इस बार उस आदमी ने खुद उसे याद दिलाया, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद अब वो उससे दोबारा नहीं मिलेगा। शायद वो ये सोच रहा होगा कि लुओ कहीं उसकी मर्जी के बिना बच्चा ना पैदा कर दे और फिर उसके पास लौट आए। आखिरकार हर कोई चाहता है कि किसी बड़े आदमी से रिश्ता बन जाए। लुओ ने सिर उठाकर कहना चाहा कि वो दवाई ले लेगी ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन जब उसने देखा तो वो आदमी पहले ही कमरे से जा चुका था। 2 साल बाद सिटी एक्स में एक बहुत बड़ा होटल था, लिक्सिंग होटल। एक मीटिंग रूम में होटल के मैनेजर तान यान कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। किंग यून, तुमने राष्ट्रपति स्वीट की जांच कर ली? कोई गड़बड़ तो नहीं है? तान यान ने किंग यून से पूछा। लुओ किंग यून ने जवाब दिया, हाँ सर, सब ठीक है, बस एक बात है। क्या बात? तान यान ने तुरंत पूछा। हमें अब तक मेहमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम उसे लेने के लिए किसी को कैसे भेजें? किंग यून ने चिंता से पूछा। तान यान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेहमान की जानकारी गुप्त रखी गई है। हमें भी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। बस ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा आदमी है। किसी भी हाल में उसे नाराज नहीं करना है। जी सर, सबने एक साथ जवाब दिया। फिर तान यान ने बाकी तैयारी के बारे में बताया और मीटिंग खत्म होने ही वाली थी कि तभी एक लड़का भागते हुए आया। डायरेक्टर तान, वो बड़े मेहमान आ चुके हैं। वो गाड़ी से उतरने वाले हैं, उस लड़के ने हौंकते हुए बताया। तान यान सर, वीआईपी गेस्ट जल्दी आ गए हैं। वो अभी होटल के दरवाजे पर खड़े हैं और बस उतरने ही वाले हैं। प्रोटोकॉल टीम का लिटिल है हाँफता हुआ अंदर भागा। ये सुनते ही तान यान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो तुरंत कुर्सी से उठे और बोले, जल्दी चलो, हमारे खास मेहमान का स्वागत करना है। कुछ ही सेकंड में मीटिंग रूम में मौजूद सभी सीनियर स्टाफ उनके पीछे पीछे बाहर निकल गए। वे लिफ्ट की तरफ दौड़े। लुओ किंग यून सबसे पीछे थी। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट में ओवरलोड का अलार्म बज गया। तान यान ने जल्दी में सिर्फ उसे देखकर कहा, मैनेजर लो, आप बाहर आ जाइए, अगली लिफ्ट पकड़ लीजिए। लुओ किंग यून चुपचाप लिफ्ट से उतर गई और अगली लिफ्ट का इंतजार करने लगी। 3-4 मिनट बाद वो दूसरी लिफ्ट में चढ़ी ही थी कि उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। फोन देखा तो वेटर मेई हुई का मैसेज था। उसने एक फोटो भेजी थी और साथ में लिखा था, मैनेजर, वो वीआईपी मेहमान बहुत हैंडसम है, आप उन्हें लेने क्यों नहीं आए? लुओ किंग यून हंसी, लेकिन जैसे ही उसने उस तस्वीर पर टैप किया, उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगी। ये वही है। 2 साल पहले की सारी बातें एक झटके में उसके जहन में लौट आईं। वो काली रात, वो होटल का कमरा, और वही आदमी। 2 साल पहले जब उसके छोटे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी, तब वो एक दोस्त की मदद से मजबूरी में एक नाइट क्लब में काम करने लगी थी। उसी समय ये आदमी उसकी जिंदगी में आया था। वो अमीर था, ताकतवर था, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी, जब तक वो उसके साथ रहेगी, उसे पैसे मिलते रहेंगे। लुओ किंग यून को पता था कि ये सब गलत था, लेकिन वो मजबूर थी। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने सब कुछ सह लिया। फिर एक दिन सब कुछ खत्म कर उसने पैसे लिए, भाई का इलाज करवाया, पढ़ाई पूरी की और होटल में नौकरी करने लगी। उसने सोचा था कि अब वो अतीत कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन
आज वही आदमी उसी होटल में खड़ा था। लिफ्ट की घंटी बजी, डिंग डोंग। पहली मंजिल आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसने देखा तान यान बड़ी गर्मजोशी से उस खास मेहमान को रिसीव कर रहे थे। श्रीमान सू, कृपया अंदर आइए। आपका कमरा तैयार है और आपके लिए हमारा सबसे अनुभवी स्टीवर्ड भी रखा गया है। हम आपको एक्स सिटी में सबसे बेहतरीन सेवा देने की कोशिश करेंगे। लुओ किंग यून लिफ्ट में जड़ हो गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसकी रूह छीन ली हो। वो वहां चुपचाप खड़ी रही, ना आगे बढ़ पा रही थी, ना पीछे हट पा रही थी। और फिर उस आदमी की नजर सीधी उस पर पड़ी। उसकी ठंडी, गहरी और गंभीर आंखें एक पल के लिए रुकी और फिर लुओ किंग यून की आंखों में झांकने लगी। वो नजर वैसी ही थी जैसी 2 साल पहले थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उस रहस्यमयी आदमी की नजर सीधे लुओ किंग यून पर पड़ी। उसकी गहरी और शांत आंखें कुछ कह रही थीं, पर चेहरा एकदम सपाट। लुओ किंग यून की सांसें जैसे थम गईं, दिल धड़कना भूल गया और हथेलियां ठंडी पड़ गईं। यह वही है, सचमुच वही, 2 साल पहले, जिसने उसके भाई की जान बचाई और उसकी मासूमियत छीन ली। और अब एकदम सामने खड़ा था। जिस बटलर की बात हो रही है, क्या वो वही है? उसने हल्की सी आवाज में कहा, लेकिन उसका हर शब्द लुओ किंग यून के सीने में तीर की तरह चुभा। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? उसका दिल बेचैनी में कांप उठा। तान यान ने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया, श्री सू, ये लुओ किंग यून है, हमारे अतिथि कक्ष की मैनेजर। और फिर तो मानो चापलूसी का तूफान आ गया। आपके जैसे विशिष्ट अतिथि के साथ हमारे होटल की तो किस्मत खुल गई है। और देखिए, ये भी वाई सिटी से है, आपकी ही जन्मभूमि। कैसा संयोग है ना? लुओ किंग यून का चेहरा और भी सख्त होता गया। और फिर वो फैसला आया, इसे ही मेरी पर्सनल बटलर बना दो। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं थी। लुओ किंग यून ने हिम्मत करके मना करने की कोशिश की। श्री सू, मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से नहीं हूं, मुझे इस काम का अनुभव भी नहीं है। लेकिन उसकी बात बीच में ही काट दी गई। मैनेजर लो तैयार नहीं है? आवाज में वही सख्ती, वही दबाव और एक छिपा हुआ आदेश। तान यान तुरंत कूद पड़ा, तैयार है सर, ये हमारे होटल के लिए गर्व की बात है। लुओ किंग यून जानती थी, अब मना करने का कोई मतलब नहीं। उसने सिर झुका लिया और खामोशी से आगे बढ़ गई। लिफ्ट बंद हुई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, तान यान, लुओ किंग यून और वो रहस्यमयी शख्स, श्री सू। लिफ्ट ऊपर चढ़ते हुए राष्ट्रपति स्वीट की तरफ बढ़ी। जैसे ही मंजिल आए, तान यान अंदर जाने लगा, लेकिन सहायक ने उसे रोक दिया। यहीं तक, टैन टैन, अब सिर्फ मैनेजर लो रहेंगी, हमारे बॉस को भीड़ पसंद नहीं। तान यान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, हमारी सुरक्षा बेहतरीन है, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर जैसे ही लुओ किंग यून उस कमरे में दाखिल हुई, लिफ्ट नीचे चली गई। कमरा शांत था, हवा में अजीब सी खामोशी थी, और अब उसके सामने वही अतीत खड़ा था, जिसे वो 2 सालों से दफना चुकी थी। स्थान, प्रेसिडेंशियल स्वीट, लिक्सिंग होटल। मुख्य पात्र, सू चेन हाओ, लुओ किंग यून, कियुये। कश्मीरी कालीन के नर्म एहसास में वो गर्मी नहीं थी जो लुओ किंग यून के मन को चाहिए थी। हर कदम जैसे उसे उसके बीते अतीत की ओर घसीट रहा था। सू चेन हाओ बिना किसी अभिव्यक्ति के सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। लुओ किंग यून ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद की ही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लुओ किंग यून सोचती है, उसने मुझे पहचाना या नहीं? अगर उसने नहीं पहचाना, तो मैं क्यों डर रही हूं? वो कुछ कहने ही वाली थी, पर शब्द जैसे होठों से पहले ही मर गए। मिस्टर सू, आप डिनर में क्या पसंद करेंगे? चाइनीज या वेस्टर्न? मेनू मैं अभी ला देती हूं। उसने खुद को संभाला और एक प्रोफेशनल बटलर की तरह व्यवहार किया, लेकिन उसकी आवाज में एक कंपन साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही वह मेनू लेने के लिए मुड़ी, उसकी नजर उसके तेज कदमों पर पड़ी। वो जल्दी कर रही थी, शायद घबराहट थी, शायद उस कमरे में एक पल और रुकने से डर रही थी। ठक, अचानक उसकी पिंडली चाय की मेज से टकरा गई। दर्द इतना तेज था कि उसके चेहरे पर एक साया छा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। आंखें भीग गईं, पर उसने सिर ऊंचा रखा। श्री सू, मेनू देख लीजिए। सू चेनहाओ ने मेनू लिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी कागज पर नहीं, कहीं और थीं। वो झुकी और अपनी तिबिया को रगड़ने लगी। डॉक्टर से मिलना है? उसकी आवाज आई, शांत और ठंडी। लुओ किंग यून चौंक गई। नहीं, मैं ठीक हूं, वह बोली, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कियुये, सहायक ने व्यंग्य से कहा, सर पैरों के लिए डॉक्टर की बात नहीं कर रहे थे,
वह तो कह रहे हैं कहीं आपको ओटोलिथियासिस तो नहीं, जिसकी वजह से इंसान को बैलेंस करने में मुश्किल होती है। कमरे में एक पल को अजीब सी खामोशी छा गई। लुओ किंगयुन शर्मिंदा हो गई। ये चिंता नहीं थी, ये तो एक ताना था। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय कियुये ने अगली सूचना दी। सर, रॉयफेक कॉर्पोरेशन ने आपके लिए स्वागत भोज रखा है। ओल्ड मास्टर सन ने स्वयं निमंत्रण भेजा है। सु चेन हाओ खड़ा हो गया। पुराने गुरु को मना नहीं कर सकते। बता देना, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। जी सर। ये सुनकर लुओ किंगयुन ने राहत की सांस ली। कम से कम वो रात को उस कमरे में अकेली होगी। फिर उसने कियुये से अगले कुछ दिनों की रूपरेखा पूछी और पाया कि सु चेनहाओ दिन में बाहर रहेगा और केवल रात को होटल में ठहरेगा। उसका मन हल्का हो गया। कम से कम दिन के उजाले में वो उस आदमी की छाया से आजाद रहेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत सीन। कमरे में लाइट हल्की हो गई थी। बाहर रात अपना काला पर्दा फैला रही थी, लेकिन लुओ किंगयुन के चेहरे पर थोड़ी सी राहत की झलक दिख रही थी। शायद अतीत की कोई परछाई थोड़ी देर के लिए छुप गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारी इस कहानी का एक छोटा सा पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करके बताओ, इसको स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आप सबको अच्छी लगी ये कहानी तो ही इसके आगे के एपिसोड आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम 400 लाइक करो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मैं और मेहनत करके इसके बहुत सारे एपिसोड बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप सबने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आप सबको ऑडियो सीरीज देखने को मिलेगी।